हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 भारत की खोज का। भारत की खोज एक पुस्तक है हिंदी की, और हिंदी की यह पुस्तक जो है कि क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक है। और आपको पता है कि भारत की खोज में अभी तक के जो चैप्टर्स हमने कराए हैं उसमें है सिंधु घाटी सभ्यता, तलाश, ठीक है, युगों का दौर। इन सारी चीजों में हमने क्या देखा, ये देखा कि भारत की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है वो कैसी है, ठीक है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जैसे कि लोगों को ये विश्वास नहीं होता था कि पहले भी हमसे ज्यादा डेवलप सभ्यताएं धरती पे रह चुकी हैं। लेकिन जैसे जैसे खुदाई हुई, संयोग बस ये सारी चीजें खुलती गई कि हमारी जो सभ्यता है आज के टाइम पे उससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा डेवलप सभ्यता जो है कि थी पहले के टाइम पे, ठीक है। और वो किसी कारणवश अचानक से विलुप्त हो गई। वैसे तो उसके विलुप्त होने में ऐसा माना जाता है कि सैंड के स्ट्रोम आए या फिर नदियों का जो लेवल है वो बहुत ऊपर हो गया, और इस तरह से ये सारी चीजें जो है कि जो सभ्यता थी हमारी वो विलुप्त हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चैप्टर 5 जो कर रहे हैं ये है नई सभ्यताएं। इससे पहले तक हमने देखा कि भारत की धरती पे कौन कौन से राजा थे, और जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य को देखा, चाणक्य को देखा, ठीक है। धर्म के बारे में देखा कि धर्म कौन कौन से पैदा हुए थे नए नए। महावीर ने जैन धर्म की स्थापना की, और गौतम बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना की, बौद्ध धर्म की स्थापना की। तो गौतम बुद्ध का बुद्ध चरित्र भी है, जैसे क्लास 8 में हिंदी की जो पुस्तक है वो है बसंत एक करके है, ठीक है। बुद्ध चरित्र करके है एक पुस्तक, भारत की खोज करके है एक पुस्तक। तो ये सारी पुस्तकें हम लोग धीरे धीरे कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अरब और मंगोल के बारे में। जब हर्ष उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे और विद्वान चीनी यात्री हुआन त्सांग नालंदा में अध्ययन कर रहे थे। ये उस समय की बात कर रहा है जब हर्षवर्धन जो थे, राजा हर्षवर्धन, वो उत्तर भारत में राज्य कर रहे थे, ठीक है। उत्तर भारत में राज्य कर रहे थे और एक शक्तिशाली साम्राज्य था उनका, और शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे या फिर शक्तिशाली शासक थे। और जो है विद्वान, चीन से आके बहुत सारे लोग जो है भारत की जो नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय थे इसमें लोग पढ़ाई करते थे। तो जो विद्वान थे चीनी यात्री, चीन से आए हुए एक विद्वान थे हुआन त्सांग, वो नालंदा में अध्ययन कर रहे थे। उसी समय अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था। ये बात जो है उस समय की है जब राजा हर्षवर्धन भारत में राज्य कर रहे थे, और हुआन त्सांग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन कर रहे थे, जो चीन से आए हुए यात्री थे। और उसी समय जो है कि क्या हो रहा था कि अफ्रीका में और अरब देशों में जो इस्लाम था वो अपना रूप जो है ग्रहण कर रहा था या अपना सर उठा रहा था। भारत के मध्य भाग तक पहुंचने में लगभग 600 वर्ष लग गए, और जब उसने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया तब वह बहुत बदल चुका था, और उसके नेता दूसरे लोग थे। अरब वाले भारत के उत्तर पश्चिमी छोर तक पहुंचकर वहीं रुक गए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इस्लाम था वो भारत में कब प्रवेश करता है, वो राजनीतिक विजय के बाद ही प्रवेश करता है, ठीक है। अरब के जो लोग थे, अरब वाले भारत के उस उत्तर पश्चिम छोर पे तो पहुंच गए थे, लेकिन वहीं पर आकर रुक गए। अरब सभ्यता का क्रमशः पतन हुआ और मध्य तथा पश्चिमी एशिया में तुर्की जातियां आगे आईं। भारत के सीमावर्ती प्रदेश से यही तुर्क और अफगान इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत लाए। अरबों ने बड़ी आसानी से दूर दूर तक फैलकर तमाम इलाके फतह, जो अरब थे वो दूर दूर तक जो है फतह कर लिए थे, पर वे भारत में तब भी बाद में भी सिंध से आगे नहीं बढ़े। मीन्स कि बहुत सारी जगहों पे अरबों ने अपना आक्रमण करके और अपना जो है कि वो फैला लिया था परचम।
लेकिन भारत में वो सिंध से आगे नहीं बढ़े। शायद भारत तब भी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए काफी मजबूत था। कोई भी आक्रमणकारी आक्रमण तभी तक नहीं करता है जब तक कि कोई भी राजा शक्तिशाली होता है। तो उस समय तक भारत जो है शक्तिशाली था। किसी हद तक इसका कारण अरबों के आंतरिक झगड़े भी हो सकते हैं। सिंध बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग होकर एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य हो गया। सिंध जो है पहले कहाँ था? बगदाद में था। बगदाद से अलग हो गया और एक छोटा सा राज्य हो गया। हालांकि आक्रमण नहीं हुआ, पर भारत और अरब के बीच संपर्क बढ़ने लगा। दोनों ओर से यात्रियों का आना जाना हुआ। राजदूतावासों की अदला बदली हुई। भारतीय पुस्तकें विशेषकर गणित खगोल शास्त्र पर बगदाद पहुंची और वहां अरबी में उनके अनुवाद हुए। बहुत से भारतीय चिकित्सक बगदाद गए। यह व्यापार और सांस्कृतिक संबंध उत्तर भारत तक सीमित नहीं थे। भारत के दक्षिण राज्य ने भी उसमें हिस्सा लिया, विशेषकर राष्ट्रकूटों ने जो भारत के पश्चिम तट से व्यापार किया करते थे। इस लगातार संपर्क के कारण भारतीयों को अनिवार्य रूप से इस नए इस्लाम की जानकारी हो गई। इस नए धर्म को फैलने के लिए प्रचारक भी आए और उनका स्वागत हुआ। मस्जिदें बनी। न शासन ने इनका विरोध किया, न जनता ने, न कोई धार्मिक झगड़े हुए। सब धर्मों का आदर और पूजा के सभी तरीकों के प्रति सहनशीलता का व्यवहार करना भारत की प्राचीन परंपरा थी। अतः राजनीतिक ताकत के रूप में आने से कई शताब्दी पहले इस्लाम में एक धर्म के रूप में आ गया था। मीन्स कि जो इस्लाम था वो भारत में राजनीतिक ताकत के रूप में नहीं, एक धर्म के रूप में आया था। और भारत की ये परंपरा रही है कि कोई भी धर्म हो उसकी यहाँ पे कदर होती है। ठीक है। महमूद गजनवी और अफगान। लगभग 300 वर्ष तक भारत पर कोई और आक्रमण नहीं हुआ। 1000 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान के सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने आरंभ किए। अब यहाँ पे देखिए महमूद गजनवी कब आया? लगभग 300 वर्षों तक क्या था? 300 वर्ष तक भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। ठीक है। 1000 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान के जो सुल्तान थे महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने आरंभ किए। महमूद गजनवी तुर्क था जिसने मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली थी। उसने बड़ी निर्ममता से कई आक्रमण किए जिनमें बहुत खून खराबा हुआ। हर बार महमूद अपने साथ बहुत बड़ा खजाना ले गया। हिंदू धूल कणों की तरह चारों ओर बिखर गए और उनकी जो है याद भर लोगों के मुंह में पुराने किस्से की तरह बाकी रह गई। जो तितर बितर होकर बचे रहे उनके मन में भी सभी मुसलमानों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई। अनुमान लगाया जा सकता है कि महमूद ने कितनी तबाही की थी, पर महमूद ने उत्तरी भारत के सिर्फ एक टुकड़े को छुआ और लूटा था जो उसके धावे के रास्ते में पड़ा था। पूरा मध्य पूर्वी और दक्षिणी भारत उससे पूरी तरह बच गया था। महमूद ने पंजाब और सिंध को अपने राज्य में मिला लिया। जो महमूद गजनवी था जो 1000 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया, उसने जो है महमूद ने जो है पंजाब और सिंध को अपने राज्य में मिला लिया। वह हर धावे के बाद गजनी लौट जाता। वह कश्मीर पर विजय नहीं पा सका। यह पहाड़ी देश उसे रोकने और मार भगाने में सफल हो गया। मीन्स कि कश्मीर पे विजय वो नहीं कर पाया था। कठियावाड़ा में सोमनाथ से लौटते हुए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी उसे भारी हार खानी पड़ी। इस आखिरी धावे के बाद वह फिर नहीं लौटा। अब यहाँ पे हम देखेंगे महमूद की मृत्यु जो है 1030 ईस्वी में हुई। उसकी मृत्यु के 160 वर्ष से आगे मीन्स कि महमूद की जो मृत्यु थी वो हो गई थी 1030 में। उसकी मृत्यु के बाद 160 वर्षों से अधिक समय तक न तो भारत पर कोई आक्रमण हुआ, न ही पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हुआ। इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी नाम के एक अफगान ने गजनी पर कब्जा कर लिया और गजनवी साम्राज्य का अंत हो गया।
उसने पहले लाहौर पर धावा किया, फिर दिल्ली पर। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसे पूरी तरह पराजित कर दिया। शहाबुद्दीन अफगानिस्तान लौट गया और अगले साल एक और फौज लेकर लौटा। इस बार उसकी जीत हुई और 1992 में वह दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। दिल्ली फतह करने का मतलब यह नहीं था कि दिल्ली फतह करने का मतलब यह नहीं था कि बाकी भारत भी फतह हो गया। दक्षिण में चोल शासक अभी तक बहुत शक्तिशाली थे और उनके अलावा दूसरे राजवंश भी थे। अफगानों को दक्षिण भारत के बड़े हिस्से तक अपने शासन का विस्तार करने में 1.5 शताब्दी और लगी, लेकिन इस नई व्यवस्था में दिल्ली का स्थान महत्वपूर्ण भी था, प्रतीकात्मक भी। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि कुछ समय के लिए पंजाब बाकी भारत से अलग हो गया। 12वीं शताब्दी के अंत में आने वाले अफगानों की बात कुछ और थी। वे हिंद आर्य जाति के लोग थे। भारत की जनता से उनका निकट का संबंध था। लंबे समय तक अफगानिस्तान भारत का हिस्सा होकर रहा और ऐसा होना उसकी नियति थी। 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क मंगोल तैमूर ने उत्तर की ओर से आकर दिल्ली की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया। वह कुछ ही महीने भारत में रहा। वह दिल्ली आया और लौट गया, पर जिसे रास्ते से वह आया उसी को उसने वीरान कर दिया। जिन लोगों को उसने कत्ल किया था उन्हीं की खोपड़ियों के मीनारों से वह रास्ते को सजाता चला गया। दिल्ली खुद मुर्दों का शहर बन गया। सौभाग्य से वह बहुत आगे नहीं बढ़ा और पंजाब के कुछ हिस्सों और दिल्ली को ही यह भयानक विपत्ति झेलनी पड़ी। दिल्ली को मौत की नींद से उठाने में कई वर्ष लगे। जागने पर वह इस विशाल साम्राज्य की राजधानी नहीं रह गई थी। तैमूर के हमले ने साम्राज्य को तोड़ दिया था। उसके खंडहरों पर दक्षिण में कई राज्य उठ खड़े हुए थे। इससे बहुत पहले 14वीं शताब्दी के आरंभ में 2 बड़े राज्य कायम हुए थे, गुलबर्ग जो बहमानी राज्य के नाम से प्रसिद्ध है और विजयनगर का हिंदू राज्य। दिल्ली की तबाही के बाद उत्तरी भारत कमजोर पड़कर टुकड़ों में बट गया। दक्षिण भारत की स्थिति बेहतर थी। राज्यों में सबसे बड़ी और शक्तिशाली रियासत विजयनगर थी। इस रियासत और नगर के उत्तर के बहुत से हिंदू शरणार्थी को आकर्षित किया। उपलब्ध वृत्तांतों से पता चलता है कि शहर बहुत समृद्ध और सुंदर था। जब दक्षिण में विजयनगर तरक्की कर रहा था उस समय उत्तर की पहाड़ियों से होकर एक और हमलावर दिल्ली के पास पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में आया। उसने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया। मध्य एशिया के तैमूर वंश का यह तुर्क मंगोल बाबर था। भारत में गुलाम साम्राज्य की नींव उसने डाली। समन्वय, मिली जुली संस्कृति का विकास, कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो। इससे आगे हम लोग इस में पढ़ेंगे समन्वय और मिली जुली संस्कृति का विकास कैसे हुआ, और कबीर के बारे में पढ़ेंगे, गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे और अमीर खुसरो के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे का करेंगे। एक ही वीडियो में यह काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।